जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक विचार, यानी दो विचारधारा इनकी पूछने की प्रवृत्ति रही है, संपूर्ण क्रांति और राजनीतिक विचार। तो राजनीतिक विचारधारा में देखिए कि वो राजनीति किस प्रकार का चाहते थे जयप्रकाश नारायण जी। उनकी जो राजनीति था वह एक ऐसे मानवीय मूल्य पर आधारित था जहां प्रत्येक मानव को सम्मान मिले। यदि हम उसे आध्यात्मिक नजरिए से देखते हैं तो जेपी साहब में यह पहली अवधारणा था कि प्रत्येक व्यक्ति को जियो और जीने दो का सिद्धांत हमारे समाज के भीतर होना चाहिए। कोई भी समाज के लोग यदि झूठी मक्कारी से अपने स्वार्थ को साधने की दिशा में कार्यरत है वो राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता है, न ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति को सामाजिक माना जाएगा। मैं संक्षिप्त रूप में फिर दोनों को मैं कोलैबोरेट करूंगा कि जेपी की विचारधारा की अमर ग्रंथ किस प्रकार से अमर कहानी को चरितार्थ करता है, हम उसके लास्ट में बात का मूल्यांकन करेंगे। लेकिन यह भी इनकी जो विचार है ये अमर गाथा को गाता है। जेपी साहब जो भारतीय समाज के भीतर जो वैमनस्यता था, राजनीति के गलियारे से झूठी और मक्कारी की भावनाएं थी, झूठी आश्वासन देकर जनता की बातों को सदा के लिए भूल जाते थे हमारे जनप्रतिनिधि, कहा कि सब तरीके गलत हैं, इसमें संशोधन होना चाहिए। समाज में व्यक्ति यदि विचारधारा परिवर्तन करने के बारे में सोच ले तो समाज का सदगति निश्चित रूप से होगा। ऐसे समाज में आत्ममूल्यांकन करने का अवसर मिलेगा, नैतिक मूल्य पर आधारित हमारी समाज का निर्माण होगा। इस निर्माण के सिलसिले में जैसे देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा हम इस प्रकार से कर लें कि सबसे पहले उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र की व्याख्या किया, जो पीछे क्लास में भी चर्चा की है। कोई दल नहीं रहेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगा। पॉलिटिकल पार्टी अपने सत्ता के राजनीति में आने के लिए जिस तरीका से वो राजनीति करते हैं, सत्ता के गलियारे में आने की बात करते हैं, वो तरीके गलत हैं। उस तरीका के लिए झूठी आश्वासन देकर भी अपनी बातों को पूरा करता है। यह बात जेपी साहब पसंद नहीं की। वह चाहते थे कि दल विहीन लोकतंत्र, मानवेंद्र नाथ राय इनके जनक माने जाते हैं दल विहीन लोकतंत्र का भारत में, इस चीज को उन्होंने स्वीकार कर लिया। क्योंकि एक बात देखिए कि दल विहीन व्यवस्था में कहीं ना कहीं कम्युनिज्म जो कार्ल मार्क्स का विचार है, इस चीज को मानवेंद्र नाथ राय जिन्होंने भारत में समाजवादी पार्टी की स्थापना किया, समाजवादी पार्टी की स्थापना किया, साम्यवादी पार्टी का स्थापना किया, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया, उस पार्टी की स्थापना में जो एक दलविहीन व्यवस्था देखा था उस चीज को लाया। तो दलविहीन व्यवस्था का व्याख्याता इन्हें माना जाता है, जेपी साहब को। अब इनके राजनीतिक विचार में था कि जो वर्तमान भारत की राजनीति है, वर्तमान भारत की राजनीति में नैतिक पतन, भ्रष्टाचार, स्वार्थ, झूठी आश्वासन, इस राजनीति को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि यह राजनीति स्वेच्छाचारी शासन, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट को जन्म देता है, समाज में वर्ग विद्वेष की भावना को पैदा करता है, शोषण की व्यवस्था को जड़मूल मानता है। इसलिए यह राजनीति नहीं होनी चाहिए। यदि आप गौर से देखिए तो वर्तमान भारत की राजनीति में यह भी है। इस चीज से ऊपर उठने के लिए जब तक व्यक्ति की इच्छा नहीं होगी तब तक सत्ता की परिवर्तन उचित नहीं होगा। यदि लोकतंत्र सत्ता का परिवर्तन करता है तो यह बात तो सही है, लेकिन सत्ता परिवर्तन करके पुनर्मुखी को भावा इस दिशा में यदि हम फिर आ जाते हैं जिसमें नैतिक पतन, भ्रष्टाचार, स्वार्थ और झूठी आश्वासन होगा, इसको राजनीति से बाहर कर दिया जाए। राजनीति पवित्र धारा होना चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर महात्मा गांधी की विचारधारा से जेपी साहब की विचार जुड़ जाती है। इस स्वेच्छाचारी शासन को अंत करने की बात कहा कि इसी शासन का अंत करने के लिए यही बात जब देखा था तो आपने गरीबी हटाओ नारा भले ही सरकार ने दिया, लेकिन वह नहीं हटी तो यह सरकार जेपी साहब ने संपूर्ण क्रांति का नारा दे दिया। जिस संपूर्ण क्रांति में क्या था कि गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, दलविहीन, धर्मविहीन, ये सारी व्यवस्थाएं आधारित राजनीति होनी चाहिए। राजनीति एक ऐसा पैगाम देकर आए जो एक दूसरे को जोड़े, ना कि तोड़े। लेकिन यह व्यवस्था हमारे भारत की राजनीति को तोड़ रहा है। इसीलिए इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। क्यों दिया नारा?
वजह यह था कि हमारे राजनीति दिशाहीन हो रहा है, उसको एकजुटता पर लाएं। अब उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल जो है वो सार्वजनिक महत्व पर बल देता है, यह बात जेपी साहब ने स्वीकार किया। लेकिन उस सार्वजनिक महत्व की बात को आश्वासन तो दे दिया, लेकिन उसकी पूरा नहीं करने के कारण यह व्यक्तिगत हित में बदल जाता है, जिससे आम जनता को लाभ नहीं मिलता है, राजनीतिक व्यवस्था को परिवर्तन नहीं कर पाती है। इसलिए संपूर्ण क्रांति होनी चाहिए, यह राजनीतिक विचारधारा के बीच में रखा। फिर कहा कि निर्वाचन व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर हमारा जनप्रतिनिधि का निर्वाचन मनोनयन रूप में होना चाहिए, वह प्रत्यक्ष मनोनयन व्यवस्था होगा। मतदाता परिषद का गठन किया जाएगा, उसमें से एक या दो यानी दो योग्य व्यक्ति को वह चयन करेगा, उसमें से अंतिम रूप से यह हमारा जो मतदाता होगी वह एक व्यक्ति को अंतिम रूप से चयन करेगा। दो को उम्मीदवारी का चयन करना है, दो में से एक को प्रतिनिधि मानना है, जो बहुमत के द्वारा जो वोट लाएंगे उन्हें इलेक्टेड कर दिया जाएगा। तो पंचायती राज में भी विकेंद्रीकरण की भावना पर बल दिया और महात्मा गांधी की विचारधारा में भी डिसेंट्रलाइजेशन अर्थात पंचायती राज का विकेंद्रीकरण करने पर उन्हें बल दिया था, जिसको जेपी साहब ने स्वीकार किया। लोकतंत्र आदर्श मूल्य पर आधारित होना चाहिए, नैतिकता की भावना से और संवेदना से चलना चाहिए, प्रेम और सहिष्णुता की भावना पर बल दिया जाए तो भेदभाव खत्म हो जाएगा, ऐसा लोकतंत्र चाहते थे। ऐसे समाज का स्थापना करने पर उन्होंने बल दिया था जो आत्मनियंत्रण करने के लिए व्यक्ति आगे आए, आत्मनिर्देशन के अनुसार कार्य करे, स्थानीय स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रांतीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर उसकी सरकार होनी चाहिए। यह बात वर्तमान सत्ता के विकेंद्रीकृत पंचायती राज प्रणाली लागू है, लेकिन प्रांत और राष्ट्रीय स्तर की विचारधारा आज भी जेपी की विचारधारा से जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात का है कि जनता में परिवर्तन की बात आए। लोकतंत्र में, जिस लोकतंत्र में, जैसे लोकतंत्र लोक लाज से कहते हैं कि चलता है, जिसमें सत्य, अहिंसा, सहयोग, परामर्श, सहनशीलता, उत्तरदायित्व जैसी गुण हो, इसी गुण से अंतरराज्यीय व्यवस्था का कोऑर्डिनेशन किया सकता है, समन्वय स्थापित किया जा सकता है। इसे लोकतंत्र में यदि यह गुण नहीं है तो लोकतंत्र की वास्तविक पटल पर खड़ा करना कठिनाई होगी। इसलिए सत्य, अहिंसा, सहयोग, परामर्श, सहनशीलता, उत्तरदायित्व की भावना जैसे गुणों से युक्त व्यवस्था ही एक बेहतर लोकतंत्र की ओर जा सकता है। और अब्राहम लिंकन ने जो कहा था, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये कथन चरितार्थ हो सकता है। इस प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय विचारक विचारधारा से यहाँ जुड़ जाते हैं। अब कहता है कि उस लोकतंत्र में हमारे समाज के भीतर में निर्बली था, अस्पृश्यता आज भी कुछ हद तक है, लेकिन उसकी भेदभाव खत्म करने पर बल दिया था। तो उन्होंने समाज में परिवर्तन लाने की बात किया कि निर्बली व्यवस्था खत्म हो, अनटचेबिलिटी यानी स्पृश्यता की समाप्त हो, भेदभाव जो धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान पर होता है, यह व्यवस्था भी खत्म हो जानी चाहिए। बहुपत्नी प्रथा जो है हमारे समाज के भीतर में, वो बहुत ही हमारी सामाजिक वैमनस्यता को डालता है। समाज में अधिकार की मांग को जब उठती है तो ये बहुपत्नी व्यवस्था कहीं ना कहीं इसको दबा रही है। यह हमारी सामाजिक हित के लिए उचित नहीं है। इसके स्थान पर प्रेम, सहिष्णुता का वातावरण आया जाए जो एक समाजवाद का निर्माण करेगा। इसलिए निर्बली, अस्पृश्यता, भेदभाव की समाप्ति, बहुपत्नी प्रथा की समाप्ति खत्म करने के बाद प्रेम और सहिष्णुता की वातावरण लाया जाए, इससे समाजवाद का निर्माण होगा। इस प्रकार का व्यवस्था इन्होंने लाया। उन्होंने कहा कि लालसा, संघर्ष, युद्ध, वैमनस्यता यह हमारे लोकतंत्र को सबसे बड़ा प्रदूषित वातावरण में खड़ा कर देता है। इसलिए ऐसी राजनीति को राजनीतिक संज्ञा नहीं दी जानी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को राजनीति से बाहर कर देना चाहिए। लघु एवं कुटीर उद्योग हो जिसमें साधन और साध्य दोनों की समन्वय यदि हो जाए तो आर्थिक विकेंद्रीकरण की दिशा में हमारे भारत का संचालन हो सकता है। इस प्रकार से अपने संपूर्ण जीवन को 9 जून 1970 ये अपने संपूर्ण जीवन को इन्होंने सर्वोदय सम्मेलन एक हुआ था बोध गया में 19 अप्रैल 1954 को सारा जीवन समर्पित कर दिया कि मैं अब देश के लिए ही जीवन जीऊं, एक एक क्षण देश की सेवा में रहूं, जहां अपने विचार और प्रेम, सहिष्णुता जैसे व्यवस्था से सींचने का कार्य राजनीति को करूं। यह विचारधारा के साथ शेखो देवरा में एक आश्रम की स्थापना जो गया जिला में है वहां स्थापना किया और यहाँ पर 19 अप्रैल 1954 को बोध गया में सर्वोदय आश्रम हुआ, तो सर्वोदय सम्मेलन हुआ। उसी वर्ष 1954 में यह आश्रम की स्थापना की। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इस आश्रम का उद्घाटन किए। जीवन पर्यंत यानी अपना जीवन स्वपत्नी यानी प्रभावती देवी जो उनकी पत्नी थी, इनके साथ ये जीवन लीला वहीं पर में पूरा जीवन जिए हैं। लेकिन जीवन लीला की जो समाप्ति है
उनकी पत्नी द्वारा स्थापित जो व्यवस्था था कदम कुआं में, ये अपना जीवन लीला को खत्म किया। लेकिन थोड़ा सा एक बात यहाँ देखिए, 9 जून एक उनकी एक विचार और रही गांधी विचारधारा में कि देश में जो व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है उसमें नक्सलवाद भी गंभीर समस्या था उनके समय में। तो 9 जून 1970 को मुजफ्फरपुर के मुसहरी ब्लॉक में जाकर, जहाँ नक्सल प्रभावित एरिया था, वहाँ नक्सल को मूलधारा में समाज से लाए और ये लोग अपना सिलेंडर किया था, भारतीय लोकतांत्रिक विचारधारा में शामिल हुआ था। और दूसरा उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया था कि चंबल घाटी, जहाँ बहुत बड़े लुटेरा हुआ करता था, दिन दहाड़े पुलिस के ड्रेस में लूटता था, यहाँ चारों ओर आतंक का माहौल था, प्रशासनिक गतिविधियों पर बहुत सारा अंकुश देखने को वहाँ मिलता था। उस स्थिति से निपटने के लिए अभी भी चंबल घाटी में ऐसा लुटेरा लोग हैं। ये 14 अप्रैल 1972 को चंबल घाटी जाकर के चंबल के लुटेरा को आत्मसमर्पण करवाया। 2 काम उन्होंने असामाजिक प्रवृत्ति में शामिल जो हमारे कुछ लोग हो चुके थे उसको मूलधारा में लाया। एक 9 जून 70 को मुसहरी मुजफ्फरपुर में नक्सल को खत्म किया। 14 अप्रैल 1972 को चंबल घाटी के लुटेरा का आत्मसमर्पण करवाया। इस प्रकार से 8 अक्टूबर 1979 को, यानी 8 अक्टूबर 1979 को महिला चरखा समिति कदम कुआं पटना में ये अंतिम सांस ली। इस महान आत्मा का यहीं पर शरीर त्याग हो जाता है। पटना में इनका निधन हो गया। जीवन भर एक नए राजनीति के आयाम देने वाले जेपी साहब इस रूप में तो जरूर सफल हुए कि राजनीति को एक नया पैगाम दिया। अब इस प्रकार से यदि हमने कहा कि उससे मिला जुला विचारधारा को कैसे रखें है, यदि राजनीतिक विचारधारा पूछा जाता है तो बात ध्यान रखेंगे उसमें संपूर्ण क्रांतिक विचारधारा भी शामिल हो जाएगी। यदि संपूर्ण क्रांति का विचारधारा यदि आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं संपूर्ण क्रांति गांधी विचारधारा से भी प्रेरित था। तो राजनीति कैसे चाहते थे, व्यवस्था कैसे चाहते थे, उसमें राजनीतिक विचारधारा को भी उसमें शामिल कुछ अंश में लाया जा सकता है। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना उन्होंने समाज में किया, तो सबसे पहले व्यक्ति के द्वारा, देखिए इनका परिवर्तन था कि पहले ये व्यक्ति को परिवर्तन किया जाए, व्यक्ति से समाज का परिवर्तन होगा और समाज की जितनी भी रूढ़िवादिताएं हैं सभी को खत्म करके एक राष्ट्रीय विचारधारा का रूपरेखा का निर्माण किया। और यही विचारधारा पूरा नहीं जब हो रहा था भारतीय राजनीति में, तो उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दे करके केंद्र की सत्ता से लेकर के राज्य की सत्ता में भी सत्ता को ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य किया, नई व्यवस्था का परिवर्तन किया। वर्तमान राजनीति जेपी की विचारधारा को निश्चित रूप से अमल में लाने की गुंजाइश है। और यदि यह परिवर्तन होगा तो व्यक्ति यदि जनप्रतिनिधि को चयन करता है तो व्यक्ति में सबसे पहले परिवर्तन होना चाहिए। तो निश्चित रूप से भारतीय समाज में नई विचारधारा जेपी की ये अमर विचारधारा एक अमर ग्रंथ और अमर विचारधारा के द्वारा इन्हें अमरत्व को प्रदान करता है। यह हमारे समाज के लिए एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति माने जाते हैं, जो शताब्दी से जिंदगी को सफर तय करके दिल्ली के सिंहासन को भी खाली किया था। और दिल्ली के सिंहासन में एक नारा था, जनता आती है सिंहासन खाली करो। जेपी साहब ने जीवन को, पूरे जीवन को जिस प्रकार से राजनीति में समर्पित किया, एक निर्विवाद व्यक्तित्व के रूप में भारत के नक्षत्र आकाश में सदैव स्मरणीय